नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। नेक्स्ट टू टीवी में आज हम लेकर आए हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। रूस यूक्रेन युद्ध में नेपाली किस तरह से जुड़ गए, किस तरह से शामिल हो रहे हैं, उसी को लेकर आज हमारी चर्चा रहेगी। अब नेपाली गोरखा लड़ाके रूस की ओर से यूक्रेन युद्ध में उतरे। नेपाली जा रहे हैं रूस में पढ़ाई करने या फिर किसी रोजगार के लिए, लेकिन इनमें से ज्यादातर रूस की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध में उतर गए हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या नेपाली गोरखा रूस को जमीनी युद्ध जिता पाएंगे यूक्रेन के खिलाफ। तो चलिए हम आपको बताते हैं नेपाली युवाओं के रूस जाने और फिर रूस की सेना में उनके शामिल होने की पूरी कहानी। क्या नेपाली युवा मजबूरी में रूस की सेना में शामिल हो रहे हैं या फिर जबरदस्ती शामिल कराए जा रहे हैं रूसी सेना में? क्या नेपाली गोरखा किसी दूसरी सेना में शामिल हो सकते हैं? क्या नियम है नेपाल और दुनिया के? ये सब हम आपको आगे बताने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो को देखिए। दरअसल एक नेपाली युवा हैं जो रूस में पढ़ने गए थे। उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जो वायरल हो गया और उस पर कई ऐसे पत्रकारों और लोगों की नजर गई जो रूस यूक्रेन युद्ध को बड़ी बारीकी से समझ और देख रहे थे। उनमें से एक हम भी हैं। नेपाली युवाओं की सुरक्षा की वजह से हम ऐसे लोगों की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे जिनसे हमने जानकारी इकट्ठा की है। महेश बदला हुआ नाम है, स्टूडेंट वीजा पर रूस जाते हैं पढ़ाई करने कर्ज लेकर, एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। नेपाल में बेहद गरीबी में जी रहे महेश की मुश्किलें पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रूस में काम नहीं। ऐसे में उनके पास विकल्प था कि या तो वो पढ़ाई पूरी करने के बाद नेपाल लौट जाते या फिर रूस में ही गरीबी वाला जीवन जीते। महेश कहते हैं, मेरी तरह रूस आने वाले हर छात्र परेशानी में है, उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। ये वो समय था जब महेश और नेपाल से रूस आए इनके कई दोस्त इस दुविधा से जूझ रहे थे। उधर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को भी खासा नुकसान हुआ। शुरुआती युद्ध में हजारों रूसी सैनिकों की मौत हुई। इससे देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नियमों में बदलाव किए ताकि विदेशियों के लिए रूसी सेना में शामिल होना आसान और आकर्षक हो जाए। अच्छा खासा वेतन से लेकर रूसी नागरिक बनने की प्रक्रिया आसान बनाने तक कई नियम लाए गए, जिससे विदेशियों का सेना में शामिल होना आसान हो गया। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए रूस बाहरी लोगों को दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। महेश कहते हैं कि उन्होंने रूसी सेना में शामिल होने की ये शानदार पेशकश मंजूर कर ली। उन्होंने कहा वो लिखित परीक्षा और मेडिकल परीक्षण के बाद रूसी सेना में चयनित हो गए। वो बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने 1 लाख नेपाली रुपए खर्च किए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पैसे उन्होंने किसे दिए थे। उन्होंने कहा कि भर्ती का काम भरोसे पर होता है। महेश ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर रूसी सेना में भर्ती होने की इस खबर को फैला दिया। अपने कई वीडियो में उन्होंने बताया ये उनके लिए कितना मुश्किल फैसला था। एक वीडियो में उन्होंने मैसेज दिया, एक सैनिक का काम है करो या मरो, अगर आप ये करना चाहते हैं तो सेना में भर्ती हो जाइए। जानकारियों से लैस बताए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा यहां कई चुनौतियां हैं, चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। मेरा मानना है कि यह जिंदगी का एक मुश्किल दौर है क्योंकि ये देश फिलहाल यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। आखिरी बार महेश ने बताया कि उनके पास बात करने के लिए फिलहाल बिल्कुल भी समय नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सेना में ट्रेनिंग करते हुए कोई इतना जानकारी क्यों सार्वजनिक कर रहा है या फिर कर सकता है। तो हाँ, इसका भी शायद एक जवाब यह हो सकता है कि रूसी सेना
जानबूझकर इनसे ये जानकारी सार्वजनिक करा रही हो ताकि और लोगों को आकर्षित किया जाए, क्योंकि रूस को इस वक्त ऐसे युवा सैनिकों की खास जरूरत है जो इनके लिए लड़ सके और लड़ाई में विजय दिला सके मोटे पैसे के बदले। महेश जैसे युवाओं को ट्रेनिंग के लिए बेलारूस ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन क्या ये नेपाली उस तरह से ट्रेन किए जाते हैं जैसे भारत की सेना में किए जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत की सेना में ये नेपाली विदेशी की तरह सेना में भर्ती नहीं किए जाते, बल्कि भारतीय युवाओं की तरह जो फैसिलिटीज भारतीय युवाओं को भारतीय सेना में मिलती हैं, वही फैसिलिटीज नेपाली गोरखाओं को भारतीय सेना में मिलती हैं। भारतीय सेना में शामिल किए जाते वक्त और बाद में भी भारतीय सेना में शामिल करने के कानून के बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल नेपाल सरकार ने पश्चिमी देशों की तरह यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है, लेकिन उसका कहना है कि उसे इस बात का पता नहीं है कि उसके नागरिक रूसी सेना में भर्ती हो रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यह हमारी नीतियों से मेल नहीं खाता है। नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच 1947 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इसके तहत नेपाली नागरिक विदेशी सेना में भर्ती हो सकते थे। इस संधि में यह साफ लिखा था कि नेपाली नागरिक भारत और ब्रिटेन की सेना में भर्ती किए जाएंगे। इसमें साफ लिखा है कि इन सेनाओं में शामिल होने वाले नेपाली भाड़े के सैनिक नहीं माने जाएंगे, यानी वो किराए पर आने वाले टट्टू नहीं है, वो तो उस सेना का हिस्सा है और सेना के हर जवान की तरह उनको भी हर फैसिलिटी मिलेंगी। बलिदान होने पर भी उनके परिवार और उनको वो सम्मान दिया जाएगा जो सेना के हर अधिकारी को दिया जाता है। यह संधि सिर्फ भारत और ब्रिटेन के साथ हुई थी। किसी और देश की सेना में नेपालियों को भर्ती करने को लेकर ऐसी कोई नीति नहीं है। ये फाइनल हो गया है कि कोई ऐसी नीति नहीं है कि वो लोग वहां जाकर रूस की सेना में शामिल हो सकते हैं लिखित में। ऐसे में यह सवाल भी पैदा हो गया है कि आखिर नेपाल के युवा जो रूस की सेना में शामिल हो रहे हैं, क्या वो नियमों के अनुसार गैर कानूनी तो नहीं है, या फिर ऐसे सैनिकों को बाद में अपराधी घोषित कर दिया जाए और दूसरे देशों में जाने पर बैन लग जाए। ऐसी कई संभावनाएं हैं जो इन नेपाली युवाओं के पीछे हमेशा पड़ी रहेंगी। वहीं इस मामले में रूस में नेपाली अधिकारी ने भी कहा है कि जो नेपाली नागरिक रूस में पढ़ने या घूमने या फिर रोजगार के लिए आते हैं, या वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। नेपाल के नागरिक सिर्फ भारत और ब्रिटेन की सेना में भर्ती हो सकते हैं। ये तीनों देशों के संधियों की वजह से है। रूस के साथ नेपाल की ऐसी कोई संधि नहीं। रूस की सेना में भर्ती होने वाले नेपाली लोग टिकटॉक पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उनकी असलियत का पता नहीं लगाया जा सकता। ये नेपाली अधिकारी हैं रूस में जो एम्बेसडर कहे जाते हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि नेपाल में अच्छे अवसरों की कमी है। यही वजह है कि नेपाल के युवा विदेशी सेनाओं में भर्ती होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नेपाल के लोग भले ही काम करने या घूमने के लिए विदेश जाएं, लेकिन उनका असली मकसद वहां जाकर काम करना और पैसे कमाना है। हो सकता है कि नेपाली युवाओं ने इसलिए सेना की ओर आकर्षित हुए हैं जो पैसा उन्हें वहां कुछ महीने में मिलेगा, उसे कमाने में यहां वर्षों लग जाए। भाई ये कुछ तो लालच होगा, मोटी रकम कमाने का लालच, अपनी घर गृहस्थी आगे के जीवन को सुधारने का लालच। नेपाल सरकार के आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अलग अलग मकसद के लिए 1729 नेपाली नागरिक रूस गए हैं। नेपाल सरकार के आवर्जन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पढ़ाई के लिए 749 नेपाली रूस गए हैं, जबकि रोजगार के लिए 356 लोग गए हैं। रूस की सेना में काम करने का दावा करते हुए टिकटॉक वीडियो पोस्ट करने वाले एक व्यक्ति ने कहा है कि
हम यहाँ पैसे के लिए आए हैं, जो कमाई हम यहाँ करते हैं वो नेपाल में नहीं कर पाते, दूसरे देशों में इतनी कमाई नहीं होगी। कोई भी ऐसा शख्स जिसे दिल की बीमारी ना हो यहां आ सकता है। एक और युवक ने कहा है, अगर हम अपनी जान की परवाह करते नेपाल लौट जाएं तो वहां हमें क्या मिलेगा। कई ऐसे लोग हैं जो नेपाली युवाओं को रूसी सेना में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरवाने और जानकारी देने का काम करते हैं, क्योंकि सबको रूसी प्रॉपर नहीं आती है। ये लोग थोड़ी भी रूसी भाषा जानने समझने वाले लोगों की मदद करते हैं। इनसे संपर्क करने पर कई जानकारी सामने आई, जिनसे पता चला है कि नेपाली युवक अब ट्रेनिंग कर रहे हैं रूसी सेना में। जो टिकटॉक इन्होंने शेयर किए हैं वो रूस की ऐसी लोकेशन से हैं जहां रूसी सेना का जमावड़ा लगा हुआ है या फिर ट्रेनिंग कैंप लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि रूस आने वाले समय में इन सैनिकों को भाड़े का सैनिक मानता है या फिर अपने सैनिकों की तरह पेश करता है। वैसे रूसी सेना ने जो विदेशियों के लिए आवेदन निकाले हैं उसमें कहा गया है कि उन्हें अच्छा वेतन और नागरिकता दी जाएगी। रूस की सरकार ने उन लोगों को ज्यादा वेतन देने का वादा करती है जो यूक्रेन में उनकी ओर से लड़ेंगे। महेश ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान नेपालियों को 60,000 नेपाली रुपए के बराबर वेतन दिया जाता है। समझ रहे हो, 60,000 नेपाली रुपए के बराबर वेतन ट्रेनिंग सेशन में दिया जाता है। यह वेतन 3 लाख रुपए के बराबर होता है जब उनकी नौकरी लग जाती है, यानी कि परमानेंट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी कहा गया है कि 1 साल पूरा होने पर सैनिकों को रूसी पासपोर्ट मिलेगा और इसके बाद वो अपने परिवार के सदस्यों को रूस भी ला सकेंगे। वैसे रूस में वैगनर ग्रुप के रूप में कई और भी भाड़े के सैनिकों के ग्रुप सामने आए हैं, लेकिन अभी पता चला है कि उन्होंने कुछ विद्रोह कर दिया है, तो उन्होंने रूस के खिलाफ भी लड़ने की ठान ली। हालांकि वो मामला दब गया है। इस पर आगे हम बताएंगे कि जो वैगनर ग्रुप है, जो रूस की ओर से भाड़े के सैनिक लड़ रहे हैं, वो और भाड़े के सैनिक किन किन देशों में लड़ रहे हैं, कौन कौन सी सरकारें भाड़े के सैनिकों को खरीदती हैं, कौन कौन सी सरकारें भाड़े के सैनिकों के जरिए दूसरे देशों में दखल देती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।